आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने ऑलरेडी चैप्टर 12 तक लाइन बाय लाइन देख लिया। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले वो देखना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5। हमने चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ लिया। हमने फ्लावरिंग प्लांट को तो बहुत डीप में सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, ठीक है। सबको याद होगा, नहीं याद हो, अगर आपको नहीं आता या भूल गए हो तो आप फिर से देख लो, फिर यहाँ पे आओ, बिकॉज वो भी रिवाइज करना ज़रूरी है। और ये चैप्टर 13 में से 3 क्वेश्चन तो नीट में आते ही है, ठीक है। 12 मार्क्स तो पक्के समझ लो इसमें से, ठीक है। हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स अराइज, दैट टू इन द ऑर्डरली सिक्वेंस। अब ये सोचने वाली बात है कि रूट, स्टेम्स, उसके बाद लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ये एक ऑर्डरली सीक्वेंस में कैसे हो रहा है। ऑफकोर्स ये सोचने वाली बात है। चलो हम देखते हैं ये कैसे होता है। यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड, सीडलिंग, प्लांट, प्लांटलेट एंड मैच्योर प्लांट। आपको पता होना चाहिए कि सीड क्या होता है, सीडलेट। ये अगर आपको नहीं पता, चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। चलो पहले ये इमेजिन करो एक सीड है, ठीक है। आगे जाके क्या होगा इस सीड का, ऐसे सीड में से ऐसे थोड़ी थोड़ी सीडलिंग होगी, ठीक है। आगे जाके क्या होगा, इसमें से एक छोटा सा प्लांटलेट बनेगा ऐसे। फिर आगे जाके क्या होगा, कंप्लीट प्लांट बन जाएगा इसमें से, ठीक है। आप इमेजिन कर लो ये क्या है, कंप्लीट प्लांट है, ठीक है। ऐसा होगा तो इसको हम बोलेंगे सीड, इसको हम बोलेंगे सीडलिंग, फिर बोलेंगे प्लांटलेट, उसके बाद बोलेंगे मैच्योर प्लांट। क्लियर? कैसे ऑर्डरली मैनर में पहले सीड हो रहा है, फिर उसका सीडलिंग हो रहा है, उसमें से प्लांटलेट बन रहा है, आगे जाके उसमें से क्या बन रहा है, मैच्योर प्लांट। क्लियर है सबको इतना? आई होप ये सब क्लियर हो रहा हो आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट ट्रीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हमने ये देखा है, आप बनियान ट्री को ही देख लो कि वो कंटिन्यू ग्रो होता जाता है, ठीक है। ग्रोथ में यानी हाइट में भी और ऐसे विड्थ में भी। क्लियर? आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा आपके आजू बाजू तो एक ट्री ऐसा ही होगा जो सब बोलते हैं इतने सालों से और बहुत बड़ा होगा वो, ठीक है। However, the leaves, flowers and fruits of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically. But जो उसके लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो कैसे पीरियडिकली आएंगे, उसको हम तोड़ देंगे, अगर तोड़ेंगे नहीं तो वो खुद गिर जाएंगे। क्लियर सबको? खुद गिर जाएंगे, फिर वहाँ पे फ्रेश फिर से आएंगे। क्या आएंगे? लीव्स, फ्रूट और फ्लावर्स। ये रिपीटेडली होता रहेगा जब तक ट्री है। वाई डज वेजिटेटिव फेज प्रोसीड फ्लावरिंग इन द प्लांट। अब ये भी सोचने वाली बात है, वेजिटेटिव फेज ही पहले क्यों होता है प्लांट में। चलो हम सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी चैप्टर में है। ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ वेराइटीज ऑफ टिश्यू। हमको पता है कि प्लांट के अंदर वेराइटीज ऑफ टिश्यू होता है। क्या एक जैसे टिश्यूज होते? नहीं। Is there any relation between the structure of cell, a tissue, or organ and the function they perform? अब ये सोचने वाली बात है, क्या कोई भी सिमिलैरिटी या कोई रिलेशन है कि कौन सा स्ट्रक्चर है सेल का, टिश्यू कौन सा है, ऑर्गन कौन सा है और फंक्शन कौन सा है। कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दिस कैन बी अल्टर्ड। अब ऐसा हो सकता है क्या ये वाला सेल इसका काम कर पाएगा, ये वाला इसका? हो सकता है? सोचो। नहीं हो सकता। आपको सबका एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन होता है, वो अपना ही फंक्शन करेंगे। ऑल सेल्स ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ द जाइगोट। अब सबको पता है पूरे सेल्स कहाँ से आए। ऑफकोर्स पहले तो सिर्फ जाइगोट था, फिर आगे जाके पूरा बना ना, एम्ब्रियो बना, सीड बना। सबको पता है सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो, ठीक है। ये सब हमने डिटेल में देख लिया। अगर आपने आगे चैप्टर नहीं पढ़े तो पहले वो पढ़ो, ठीक है। द क्वेश्चन इज देन वाई एंड हाउ दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट। अब क्वेश्चन ये आता है, चलो हमने देखा कि अपने वो फंक्शन अल्टर नहीं कर सकते, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, तो ऐसा कैसा है कि सबका एक अलग फंक्शन है, एक अलग स्ट्रक्चर है, ऐसा क्यों है, ठीक है। ये सब कौन मेंटेन कर रहा है वो भी देखना है हमको, ठीक है। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ द टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब डेवलपमेंट क्या होता है,
दो प्रोसेस यानी ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन। ग्रोथ क्या होती है, सबको पता है, हम ग्रोथ को क्या बोलते हैं कि वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आप लोग क्यों, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं कि ग्रोथ सबकी होती है। अब आप बोलोगे एक माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर थोड़ी ज़्यादा रेत आ गई, पत्थर आ गए तो वो साइज़ में बढ़ गया, तो क्या उसकी भी ग्रोथ हुई? तो हम उसको भी बोलेंगे हाँ ऑफ कोर्स उसकी भी ग्रोथ हुई। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। समझ आया? क्लियर है सबको? To begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote follow a precise and highly ordered succession of event. ठीक है, अब देखो एक जाइगोट से पूरा प्लांट बन रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक प्रॉपर इवेंट्स होगी कि इसके बाद यही इवेंट होनी है, इसके बाद यही इवेंट होनी है, ठीक है, एक प्रॉपर वे होगा। ऐसा तो नहीं है जाइगोट में से तुरंत मैच्योर प्लांट बनाया जाएगा, पहले ये बन गया, पहले स्टेम बन गया, ये नहीं, उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है कि पहले ये बनेगा, पहले ये बनेगा। सबको क्लियर इतना? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज formed that produce roots, leaves, branch, flowers, fruits, seeds and eventually they die. ये प्रोसेस होती है, पहले रूट बनेंगे, लीव बनेंगे, ये सब पूरा ऐसे एक सीक्वेंस होगा इसका बनने का, फिर लास्ट में तो क्या हो जाएगा, दे डाई। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा तो प्लांट बनेगा क्या? नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है प्लांट ग्रोथ का? सीड जर्मिनेशन। The seed germinates when the favorable condition for growth exists in the environment. अब देखो सीड जर्मिनेट ऐसा नहीं होगा हमने सीड डाल दिया और सीड जर्मिनेट होगा, ऐसा नहीं होगा। वो सीड को अपने हिसाब का कंडीशन मिलना चाहिए, यानी प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, सब कुछ उसको फेवरेबल होना चाहिए। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन, अगर उनके पास अपनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। एंड गोज इनटू द पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट, या तो वो रेस्ट में चले जाएंगे या तो वो आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर सबको इतना? वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, द सीड्स रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड ग्रो टेक प्लेस। अब तब तक तो वो रेस्ट में चले गए या अपनी एक्टिविटी वहाँ पे बंद कर दी उसने। जब उसके पास फिर से फेवरेबल कंडीशंस अपनी आ जाएंगी, तब क्या करेगा वो सीड? अपनी फिर से मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी ग्रोथ चालू कर देगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? बहुत ईजी है ये सब। In this chapter, you shall also study some of the factors which govern and control this developmental process. These factors are both intrinsic and extrinsic. मतलब क्या हुआ कि ये सारे जो कंडीशंस है तो ये किस पे डिपेंड है? हमने देखा किस पे डिपेंड है कि ये फैक्टर्स पे डिपेंड होंगी। कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? ये इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। ठीक है, हम आगे डिटेल में देखने वाले, इस चैप्टर में ही देखने वाले। क्लियर है सबको? चलो अब हम देखते हैं व्हाट इज ग्रोथ। नाम तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना चैप्टर का। ठीक है, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, यानी सब में होती है, ठीक है, फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि वो दिखती है। ग्रोथ क्या है? दिखती है हमको। ऐसा तो नहीं है हम ग्रोथ किसी की हो रही है, छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, हमको ग्रोथ दिखेगी। प्लांट छोटे में से बड़ा होगा, हमको दिखेगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग। सबको क्लियर हो गया ये डेफिनेशन? क्लियर? ग्रोथ इज रिगार्डेड एज द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूटिव कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग। क्लियर है सबको इतना? सो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि प्लांट बड़े में से छोटा होगा। ऑफकोर्स एक बार बड़ा हो गया तो वो फिर से छोटा नहीं हो पाएगा, तो क्या बोलेंगे हम? इरिवर्सिबल। ठीक है, परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, परमानेंट इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है ना कि कुछ सालों बाद हम छोटे होते जाएंगे फिर से। नहीं, हम सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ग्रोथ यानी हम ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में बोल रहे हैं। ठीक है, प्लांट भी क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो एक बार प्लांट बड़ा हो गया तो क्या फिर से छोटा होगा? नहीं। ओके, और इट्स पार्ट्स और
इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। ठीक है, हमने देखा ये क्या है, परमानेंट इंक्रीज है। जनरली ग्रोथ इज अकम्पाइड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब देखो ग्रोथ किसके साथ होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसमें क्या होता है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। अब ये क्या होता है, एनाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक क्या है। अगर आपने अब तक चैप्टर्स देखे हो तो आपको पता होगा। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। एनाबॉलिक यानी सिंथेसाइज करना, यानी छोटे छोटे ग्लूकोज में से ऐसे हमने पूरा स्टार्च बना दिया, उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिक, यानी किसी को सिंथेसाइज कर। अब किसी का हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जैसे फैट को हमने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, ब्रेक डाउन दिया, उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, किसी को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना कैटाबॉलिक, सिंथेसाइज करना एनाबॉलिक। ठीक है, दैट अकर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ऑफकोर्स ये ब्रेक डाउन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। देयर फॉर एग्जाम्पल एक्सपांशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ, हमको पता है। ठीक है, एक ग्रोथ एक लीफ साइज में इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या है, ग्रोथ है। ऑफकोर्स यस, ग्रोथ है, इंक्रीज हो रहा है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन द वाटर। अब ये भी सोचने वाली बात है, हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी सॉइल वाला एग्जाम्पल दे दिया, माउंटेन वाला एग्जाम्पल दे दिया। क्लियर। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब क्या होता है कि उसकी लिमिटेड ग्रोथ नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। ठीक है, प्लांट जितना भी चाहे ग्रोथ अपनी कर सकता है। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। क्या हम ह्यूमन बीइंग के पास है क्या ऐसा? नहीं, एक टाइम के बाद हमारी ग्रोथ आगे नहीं बढ़ती। तो प्लांट में क्या है, प्लांट ग्रोथ इज यूनिक, उनके पास क्या होता है, प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। क्लियर है सबको? दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम्स। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, ऐसे कैसे हो रहा है कि उनको अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा है पूरी लाइफ में। अब हम देखेंगे क्यों। बिकॉज प्लांट्स के पास क्या होता है, मेरिस्टम होता है। अब मेरिस्टम क्या होता है, जिसने आगे वाले चैप्टर देखे उनको क्लियर होगा, जिन्होंने नहीं देखे मैं आपको बताती हूँ। मेरिस्टम यानी वैसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स डिवाइड करेंगे, सेल्स डिवाइड करेंगे तो ही ग्रोथ होगी। क्लियर है सबको? तो मेरिस्टम होते हैं एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। प्लांट के कोई कोई लोकेशन में, बहुत सारी में यूजुअली होते हैं मेरिस्टम प्रेजेंट। वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कंटिन्यू। The cells of such meristems have the capacity to divide and self-perpetuate. ठीक है, हम पता है सबको मेरिस्टम क्या होता है, मैंने बता दिया। ठीक है, the product however soon loses the capacity to divide and such cells make up the plant body. अब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं है लाइफ टाइम वो सेल डिवाइड करता रहेगा, करता करेगा। अब जैसे दो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बने उसमें से, ठीक है, तो आगे जाके एक अपनी वो कैपेसिटी लूज़ कर देगा। जो वो कैपेसिटी अपनी लूज़ कर देगा वो क्या करेगा, प्लांट में एक आगे जाके एक फंक्शन संभाल लेगा बॉडी का। ठीक है, उसका मतलब क्या, वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गया। परमानेंट सेल वैसे सेल होते हैं जो डिवाइड नहीं कर पाते। उन्होंने अपनी, अगर मेरिस्टम ने अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी खो दी तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट सेल। ठीक है, वो परमानेंट सेल क्या करेगा, आगे जाके फंक्शंस करेगा प्लांट के। ठीक है, वो डिवाइड का फंक्शन छोड़ के दूसरे काम करने लग जाएगा। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीन एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ऐसे टाइप के ग्रोथ को, ऐसे फॉर्म की ग्रोथ को जहाँ कंटिन्यूसली न्यू सेल बनते जा रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम से कंटिन्यूसली बनते जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। वो कहाँ होंगी, तो प्लांट्स में होती है, याद रखना है हमको। What would happen if the meristem cease to divide? अब क्या होगा जब मेरिस्टम आगे डिवाइड ही नहीं करेगा, सोचा है कभी? ऑफकोर्स आगे जाके क्या होगा, उस प्लांट का अपना टाइम हो जाएगा, उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाएगा आगे। ठीक है,
यानी वो ओल्ड हो गया, आगे जाके वो मतलब मर जाएगा, ठीक है। In earlier classes, you have studied about the root apical meristem and shoot apical meristem. You know they are responsible for the primary growth. अब याद करो क्या था रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल। ये देखो रूट एपिकल और शूट एपिकल, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SAM और RAM। अब होता क्या है ये हमको पता है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, डिवाइड। मेरिस्टम आ गया यानी क्या करेंगे, डिवाइड। अब ये दोनों होते हैं ना, वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी ग्रोथ यानी ऐसे लेंथ में इंक्रीज होना, ठीक है। अब जब वेस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम होता है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे नाम नहीं दिया NCERT में, पर होता है, हमने देख लिया ऑलरेडी लास्ट चैप्टर्स में। वो क्या होता है, ऐसे विड्थ बढ़ाएगा, ठीक है, प्लांट की ऐसे विड्थ बढ़ाएगा, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है, चलो हम रीड कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। The primary growth of the plants principally contribute the elongation of the plants, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ यानी ऐसे elongation, ठीक है। You also know that in dicotyledons plants and gymnosperm the lateral meristem, vascular cambium and cock cambium, मैंने बोला ना यहाँ पे cock cambium मिसिंग दिया हुआ है उस डायग्राम में, ठीक है। अपीयर लेटर इन लाइफ, बाद में अपीयर होंगे। ये क्या करवाते हैं, दिस आर द मेरिस्टम दैट कॉज द इंक्रीज इन गर्थ, ठीक है, ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, ऑफ द ऑर्गन इन विच दे आर एक्टिव। जहाँ जहाँ ये होंगे वहाँ पे क्या करेंगे, गर्थ बढ़ाएंगे। और प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी, और ये ग्रोथ बढ़ाने को हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्लियर है सबको इतना, आई होप क्लियर है। ये ग्रोथ इज मेजरेबल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं। क्लियर है, कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। ग्रोथ एट सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल की ग्रोथ को हम कैसे मेज़र कर पाएंगे, प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कैसे कर पाएंगे, हम प्रोटोप्लाज्म देखेंगे, ये सेल में प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया तो हम पता कर पाएंगे हाँ कि इसका ग्रोथ हुआ है। ऑफकोर्स वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, पर ग्रोथ तो हो रही है। Since increase in protoplasm is difficult to measure directly, of course हम directly measure नहीं कर पाएंगे। One generally measures some quantity which is more or less proportional to it। हम सिर्फ quantity का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बड़ी है कि कम है। Of course उसको हम properly measure नहीं कर पाएंगे। Of course cellular level पे ये बहुत tough हो जाएगा measure करना, ठीक है। ग्रोथ इज़ देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स। तो ग्रोथ हम वैरायटी ऑफ पैरामीटर से मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ विच आर, हम देख सकते हैं इंक्रीज इन फ्रेश वेट, हम ऑफकोर्स सिंपल वेट कर सकते हैं, फ्रेश वेट में इंक्रीज हुआ, ड्राई वेट में इंक्रीज हुआ वो देख सकते हैं, लेंथ बढ़ी किसी चीज़ की वो देख सकते हैं, एरिया बढ़ी वो देख सकते हैं, वॉल्यूम में देख सकते हैं, सेल नंबर, ऐसे ऐसे हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। चलो थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। You may find it amazing to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour। अब देखो एक सेल, ठीक है, एक सेल एक घंटे में कितने सेल को बना दिया, 17,500। तो हमने ये नंबर के हिसाब से कैलकुलेट की ग्रोथ को, ठीक है। हम टॉपिक क्या है हमारा, ग्रोथ इज मेजरेबल, तो हमको सिर्फ मेजर पे ध्यान देना है, ठीक है। वेयर एज सेल्स इन द वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज अप टू, अभी देखो 3,50,000 टाइम्स। अब देखो इसका क्या था, हमने इसमें साइज देखा, लास्ट पहले में क्या देखा हमने, नंबर देखा, फिर हमने साइज देखा, ठीक है। तो देखो ग्रोथ को कैसे कैसे हम मेज़र कर पा रहे हैं, क्लियर है। इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर, हमने इसमें नंबर के हिसाब से ग्रोथ को मेज़र किया। फिर हमने द लेटर यानी वाटरमेलन को हमने ग्रोथ एज इंक्रीज इन साइज, उसमें हमने साइज के हिसाब से किया, ठीक है। while the growth of a pollen tube is measured in terms of its length। पोलन ट्यूब में कैसे होगी, पोलन ट्यूब होती है ऐसे, ठीक है, ठीक है। पोलन ट्यूब में हम देखेंगे इसकी लेंथ पोलन ट्यूब की बढ़ गई, तो हम देख सकते हैं ऑफकोर्स यस किसकी ग्रोथ हुई है। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट द ग्रोथ इन डॉर्जीवेंटल लीफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये पहले लीफ इतनी है फिर इतनी हो गई, तो हम देख सकते हैं हाँ
बड़ी है साइज़ में, तो उसकी सरफेस एरिया बड़ी है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हाँ ग्रोथ हुई है। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रखते, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।